हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 21 जुलाई और यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पे कवर किया जाता है जो कि आपके एग्ज़ाम से जुड़े होते हैं। और इस पीडीएफ का फ़ायदा आपको ये मिलेगा ना, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना हमारे स्क्रीन पे, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं। तो जो लोग जुड़े नहीं हैं आप लोग जुड़ सकते हैं। लिंक लिंक कहाँ अवेलेबल रहेगा? तो लिंक आपको जो यहाँ पे वीडियो के जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपका। मैं कई दफ़ा आपसे बोलता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और कई बार रिपीट होते हैं। उसी का सबूत है यहाँ पे। आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस का 2023 में पूछा गया है, पिछले बार जो हुआ था एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट के हनन को रोकने के लिए रीट जारी करने का जो शक्ति के संबंध में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 पढ़ के आपको सॉल्व करना है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इसका जवाब हम नहीं देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या है? सहजीवन मतलब लिव इन रिलेशनशिप। आपको पता नहीं, ये वेस्टर्न कल्चर वाला है जो हमारी इंडिया में जो है इंटर कर चुका है, लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये उत्तराखंड का मामला है। यहाँ पे कोर्ट ने बोला मतलब कि अगर आपको सहजीवन जोड़े को जो है घट मतलब इनको डर लग रहा है क्योंकि फैमिली वाले इनको तंग ना करे, परेशान ना करे, मारे पीटे नहीं, ठीक है। ये लोग चाहते हैं कि इनको सुरक्षा मिले। तो यहाँ पे यूसीसी जो है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके तहत यहाँ पे क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भी जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड में बात किया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आर्टिकल 44 हमारे संविधान का, आप जब पन्ने पलटोगे तो वहाँ पे अनुच्छेद 44 पढ़ना, तो वहाँ पे मिलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या होता है हम आपको बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे ये जो है ना डीपीएसपी का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? डीपीएसपी का पार्ट है ये, ठीक है। और डीपीएसपी का पार्ट है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, डीपीएसपी का पार्ट हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए क्या होता है, अभी जब अपराध होता है ना, जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, बलात्कार हो गया या कुछ भी हिंसा हो गया, तो वहाँ पर सेम कानून जो है सभी पे लगता है, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, ठीक है। इसको फौजदारी बोलते हैं या क्रिमिनल लॉ बोलते हैं, सारे पे इक्वल होगा। लेकिन जब आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, ठीक है, जब दीवानी मामले के बारे में आता है तो यहाँ पे अलग अलग लॉ लगने लगते हैं। आप इस मजहब को मानते हो तो आपका पर्सनल कानून लगेगा, ठीक है। आप इस मजहब को मानते हो तो आपका आपका पर्सनल कानून लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक देश में एक विधान होना चाहिए। अगर आप कुछ गलती करते हो, ठीक है, तो सेम पनिशमेंट मिलेगा चाहे आप किसी भी मजहब का हो। उसी के दिशा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जैसे कि उत्तराधिकारी को लेकर, सक्सेसर को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, ये सब मामले जो है दीवानी मामले के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर भी यूनिफॉर्म होना चाहिए ना, ठीक है। तो उत्तराखंड जो है ये एक्ट पास हो चुका है, नवंबर से इसको लागू करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है। देखिए, संसद में वंदे मातरम सहित अन्य नारे नहीं लगाने जाने चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पे राज्यसभा के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे संसद में वंदे मातरम के बारे में बात किया जा रहा है। तो आपको बता दें, वंदे मातरम जो है ना, वंदे मातरम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। ये जो वंदे मातरम जो गाना है हमारा, जो गीत है, इसको जो है ना आनंद मठ से लिया गया। ये क्वेश्चन जो है बीपीसी में इतना बार पूछा है, इतना बार पूछा है, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। आनंद मठ के द्वारा, आनंद मठ से लिया गया है। और इसको लिखा कौन थे? तो बंकिम चंद्र चैटर्जी, याद रखिएगा, बीसीसी, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था संस्कृत भाषा में, ठीक है। ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है। हम आपको ये क्वेश्चन भी डाल देंगे किसी दिन, ठीक है। हमारे पास समय नहीं था इसको लेने में, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाता है पेपर को रेडी करने में मुझे, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पे इनका आर्टिकल, संडे है ना, तो इनका आर्टिकल आता है। ये है पी चिदम्बरम, कांग्रेस के अच्छे नेता हैं ये। और इन जो क्रिटिसाइज करते हैं ना, इनका बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको इनको पढ़ना चाहिए। आप किसी भी पार्टी का समर्थन करते हो, ये आपका निजी मामला है, लेकिन जो चीज़ सही है उनका क्रिटिसाइज करते हैं ये, जो आपको सही लगेगा। देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पे क्वेश्चन मेंस में पूछेगा कि भारत के सामने जो है वर्तमान चुनौती क्या क्या है, वर्तमान चैलेंजेस क्या क्या है। आपको कुछ नहीं करना, सर्कल बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, यहाँ पे लिख देना है बेरोजगारी, ठीक है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वाला मुद्दा। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा क्या है यहाँ पे, इन्फ्लेशन। ये क्या है, आंतरिक चुनौती है, इन्फ्लेशन, दो हो गया। थर्ड देख लीजिए, एजुकेशन, एजुकेशन सही गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल रहा है। सरकारी स्कूलों का स्थिति आपको पता ही है कैसा है। वहाँ पे वहाँ के बच्चे अगर निकलते ना पढ़ के, तो उनको ढंग से पढ़ना तक नहीं आता है, ठीक है, उनमें स्किल नहीं होता है, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे वो देश में, ठीक है। ये बहुत बड़ा मसला है। साथ ही आपको बता दें, हेल्थ सेक्टर को लेकर भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है। ये आर्टिकल जब आप पढ़ोगे ना, तो एक चुनौती नजर आएगा भारत के सामने। क्वेश्चन आता है मेंस में कि भारत में जो है एक डेवलपिंग कंट्रीज की और बढ़ रहा है, मतलब डेवलपिंग कंट्री से
डेवलप कंट्री का ओर बढ़ रहा है, तो उस दिशा में भारत सरकार के सामने क्या-क्या चुनौती है, तो आपको यही चैलेंजेस दिखाना है, ठीक है? इन्फ्लेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? अपॉर्च्युनिटी, ये सब नहीं है। तो यहाँ पे और कुछ देख लीजिए जो कि एग्ज़ाम पीटी में आपसे पूछेगा। अभी जो है बेरोज़गारी दर कितना है? 9.2 है। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है ना, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है 9.2 है। पहला फैक्टर याद रखिएगा। गिग इकोनॉमी क्या होता है ये बता दें आपको। आप ज़ोमैटो देख रहे हैं ना, ज़ोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, इसमें जो जितने डिलीवरी बॉय है ना? तो इनको क्या होता है, इनको जो पैसा मिलता है, जो सैलरी मिलता है, काम के बदले में मिलता है। आपने एक एक काम को परफ़ॉर्म किया, आपको उसके बदले में एवज़ में मिल गया। तो यही हो गया गिग इकोनॉमी। आप जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता, ये चैलेंजेज़ है, ठीक है? तो गिग इकोनॉमी जो है ना, याद रखिएगा ये टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछने की संभावना है और यूपीएससी में पूछा भी गया है ये वाला, ठीक है? चलिए, यहाँ पे इन्फ्लेशन के बारे में बात किया गया है। इन्फ्लेशन के बारे में कई दफ़ा मैंने बात किया है, इन्फ्लेशन क्या होता है? मान लीजिए आप ₹100 में जो पहले आप 100 सामान खरीद रहे थे, इसी 100 सामान के लिए अब आपको ₹150 देना पड़ रहा है। तो आप देख रहे हो ना, प्राइस राइज़ हो गया और यहाँ पे इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मूल्य है ना, पैसा का जो मूल्य है ना, वो घट जाता है और सामान का जो दाम है ना, वो बढ़ जाता है। इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए अ, थोक मुद्रा जो है ना, होलसेल जो है, होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है ना, वो कितना है? होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है कितना 3.4% है। और यहाँ पे खुदरा जो है, खाद वाला कितना है? खाद वाला यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है, खाद 9.4 है और यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है? 5.1 है। तो ये सब आंकड़ा याद रखिएगा, स्टेटमेंट देके आपसे पूछेगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ना, तो जो इन्फ्लेशन है वो कितना है? 3.4, ठीक है? 3.4 है यहाँ पे। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, इसको हम अपने टेलीग्राम पे सेंड कर देते हैं, लिंक अवेलेबल रहेगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, और कुछ था क्या यहाँ पे? नहीं, हाँ, यहाँ पे एमएसपी के बारे में बात किया गया। देखिए एमएसपी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। एमएसपी देख लीजिए यहाँ पे, इसमें 23 फसल जो है कवर किया जाता है। सीएसईपी एक जो संस्था है, सीएसईपी, ये जो है ना सिफारिश करती है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ये जो फाइनल मुहर लगाती है, याद रखिएगा। अभी इसलिए डिमांड हो रहा है कि ये आश्वासन है, अभी जो एमएसपी ना आश्वासन है, ये क्या करती है सरकार जो है, किसानों को आश्वासन देती है कि आपका अगर ज़्यादा पैदावार हो जाता है, फसल का उत्पादन हो जाता है, तो आप घबराइएगा नहीं, रेट गिरने नहीं देंगे। लेकिन ये आश्वासन है सरकार की तरफ से। किसान बोल रहा है कि इसको आप गारंटी बनाइए, इसको कानून बनाइए, लिखित में दीजिए अब हमको, ठीक है? तो इसी को लेकर डिमांड चल रहा है। चलिए, ये है तवलीन सिंह, इनका भी आर्टिकल आता है, बहुत अच्छा है। अभी कर्नाटक को लेकर इन्होंने बात किया है। कर्नाटक में जिस तरह निजी जो क्षेत्र है, ठीक है, निजी जो कंपनी है, उनमें 75% जो आरक्षण वहाँ के लोकल लोगों के लिए जो करने की बात किया गया था ना, तो वहाँ पे विरोध होने लगा, ठीक है? बहुत शोर शराबा होने लगा, तो अपने फैसलों से वहाँ पे रुक गए वो, ठीक है? तो इन्हीं पे आर्टिकल लिखा है कि अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे, तो ये जो हमारा जो अखंडता है, जो यूनिटी है, उसको कहीं न कहीं चोट पहुँचेगा। ये हमारे संविधान का उल्लंघन है। क्लियर है? ऐसे में अगर सब राज्य इसी तरह का अगर नीतियों को अपनाने लगे कि अपने ही लोगों को रोज़गार में आरक्षण देने लगेंगे, ठीक है? तो इससे क्या होगा, जो 28 राज्य है ना, वो 28 प्रांतों में बँट जाएँगे, ठीक है? और पता चलेगा अपने ही राज्यों में, अपने ही देश में घूमने के लिए हम लोग पासपोर्ट लेके घूमना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ़ सही नहीं है। तो इसी के बारे में यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा हुआ है और मैं डिटेल में पढ़ लीजिएगा। समय बहुत कम होता है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट है, वो बता देता आपको। बेंगलुरु को जो है ना, बेंगलुरु जो है, उसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे इन्फोसिस, विप्रो, जो मतलब जितने भी आईटी वाले जो सेक्टर है ना, बहुत अच्छा वहाँ पे बूस्ट किया हुआ है। क्लियर है? तो वहाँ पे अगर लोकली लोगों को मिलेगा तो इससे नुकसान है। नुकसान क्या है आपको बता दें। मान लीजिए लोकल लोगों को जॉब देना 75%, पता चल रहा है कि इनके पास स्किल ही नहीं है और इनको हम जॉब पे रख लेंगे, तो वहाँ पे जो इंडस्ट्री वगैरह है, उसका काम तो प्रभावित होगा ना, ठीक है? प्रोडक्शन में तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो ऐसे में क्या होगा, फिर कंपनियाँ वहाँ बंद कर देगी और कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। तो खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है? जिन पे योग्यता रहेगा, क्वालिटी रहेगा, वो जो आगे बढ़ेंगे, यही एक माध्यम होता है, ठीक है? चलिए, फिर दूसरा क्या है यहाँ पे, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या, हमारी जो अखंडता है, जो भारत है, आप जो 28 राज्य और 8 यूटी देख रहे हैं, ठीक है? उसको चोट पहुँचेगा। क्योंकि अगर आज कर्नाटक कर रहा है, कल झारखंड करेगा, परसों बिहार कर लेगा, तो ऐसे में फिर पता चलेगा कि यूनिटी है ही नहीं हम लोग में। क्लियर है? चलिए, ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे चिंता और चुनौती, कुल मिलाकर यहाँ पे बात किया गया है। इस आर्टिकल में क्या बात किया गया है, आपको बताते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बात किया गया है, हाँ, जो वेस्टर्न कल्चर है ना, तो इस आर्टिकल में कुछ खास बात तो नहीं किया गया, बस इतना बता दिया गया है कि जो जब भारत आज़ाद हुआ था, तो 18 करोड़ आबादी था। मतलब 18% जो है ना पॉपुलेशन, मतलब पढ़े लिखे थे 18%। वर्तमान में आप 80% के लगभग हो गया। क्लियर है?
पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट देख लीजिए यहाँ पे। दूसरा फैक्ट में यहाँ पे ये होगा कि जो पहले 40 करोड़ जो आबादी थे ना, 40 करोड़ जो आबादी थे, अब वो हो गए हैं 140 करोड़। ठीक है, तो ये दो फैक्ट याद रखिएगा। और यहाँ पे जो अगला मुद्दा देखते हैं यहाँ पे, ये है सुधीर पचौरी। इनका भी आर्टिकल जो है ना काफ़ी मज़ेदार रहता है। आप यहाँ पर पढ़िएगा तो आपको समझ में आता है कि देश में क्या चल रहा है, ठीक है, क्या नहीं चल रहा है। ये 25 जून वाला याद रखिएगा, संविधान हत्या दिवस जो यहाँ पे अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। पूछा जा सकता है 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? संविधान हत्या दिवस हो गया। दूसरा क्या है, ट्विटर पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर किनके नाम है? तो हमारे प्रधानमंत्री जी का, ठीक है, 10 करोड़ फॉलोअर हैं। पहला ही हो गया, ये दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट देख लीजिए, भोजशाला जो मंदिर सर्वे जो न्यूज़ में आ रहा है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। और तलाकशुदा जो मुस्लिम जो महिलाओं को मुआवजा देने का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये महिला जो एम्पावरमेंट की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इस आर्टिकल में मुझे ये खास लगा तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ये हमारे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आपको पता है न्यूज़ में क्यों आ रहा है? पूजा खेड़कर के कारण जो न्यूज़ में पूरा आ गया है यहाँ पे, ठीक है। इनको चक्रव्यूह कहा जाता था यूपीएससी को, किसी को कोई भेद नहीं सकता है, लेकिन जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं यहाँ पे आशंका नजर आ रहा है कि यूपीएससी भी जो है अब धांधलियों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। खैर, हमारा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। यूपीएससी जो है ना, याद रखिएगा, आर्टिकल 315 में है। यूपीएससी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसमें जो है ना एक अध्यक्ष होते हैं और मैक्सिमम 10 मेंबर होते हैं, याद रखिएगा, एक अध्यक्ष और 10 मेंबर होते हैं। ये थे फॉर्मर चीफ थे, कहाँ के? यूपीएससी के थे, ठीक है। इनका नाम क्या था? मनोज सोनी, याद रखिएगा, मनोज सोनी। और इनको अपॉइंट कौन किया था? राष्ट्रपति जी किए थे, ठीक है। इनको अपॉइंट कौन किया था? राष्ट्रपति जी। और ये इस्तीफा किनको दिए? राष्ट्रपति जी को। ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपना जैसे हमारा स्टेट पीसीएस है, स्टेट पीसीएस है ना, तो वहाँ पर भी जो अपॉइंटमेंट होता है अध्यक्ष का और मेंबर का, वो राज्यपाल करेंगे, गवर्नर करते हैं। लेकिन जब रेजिग्नेशन देने का बात होता है ना, ठीक है, जब उनको हटाने की बात होता है ना, तो हटाएंगे राष्ट्रपति जी, ठीक है, याद रखिएगा ये वाला। और यहाँ पे मैक्सिमम 10 मेंबर होता है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में, लिख दिया है कि ऑल इंडिया जो सर्विस कमीशन है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 315 मैचिंग के फॉर्म में पूछा गया था, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को ले लिया है। फिर देख लीजिए यहाँ पे डेटा खपत करने में जो सबसे टॉप में आ गया है वो अपना भारत आ गया है, ठीक है। डेटा ट्रैफिकिंग मतलब क्या होता है? डेटा खपत करने का मतलब होता है, ठीक है। पूछ देगा कि डेटा ट्रैफिकिंग जो खबरों में रहा था, इसे आप क्या समझते हैं? तो डेटा यूज करते हैं ना, वही इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो दूरसंचार कंपनी जो जियो है हमारा, ठीक है, शनिवार को कहा कि डेटा ट्रैफिक यानी खपत के मामले में चीनी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी बन गई। याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, पूछा जा सकता है ये। फिर देख लीजिए बांग्लादेश में जो चल रहा है, नहीं, भूटान को देखिए। हमारे विदेश सचिव कौन है? वीरेंद्र मिस्त्री हैं, याद रखिएगा। अभी चेंज हो गए, पहले कौन थे? विनय क्वात्रा थे, अब मिस्त्री हो गए यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ पे भूटान को लेकर यहाँ पे न्यूज में आ रहा है कि अभी जो है आर्थिक मदद भारत देगा 1500 करोड़ का, है ना, 1500 करोड़ का। तो भूटान जो है ना किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। बीपीएससी में तो हाईलाइटेड है, क्योंकि देखिए अपना बिहार यहाँ पे है, और बिहार के बगल में नेपाल है, और नेपाल के बगल में भूटान है, पूछ भी करेगा इससे। तो देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, असम के साथ कर रहा है, ये सिक्किम के साथ कर रहा है, सिक्किम के साथ, और ये है वेस्ट बंगाल के साथ कर रहा है ना। तो 4 राज्यों के साथ भूटान सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। आगे बांग्लादेश को भी देखेंगे हम लोग, चलिए। और कुछ खास, हाँ, थिम्पू जो है भूटान का राजधानी, कहाँ कैपिटल? थिम्पू है। तो दे देगा कंट्री और दे देगा इधर कैपिटल, बोलेगा मैच करके बताओ आप। फिर देख लीजिए नाइजीरिया, ये तो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको। नाइजीरिया जो है ना, मेटा पर 22 करोड़ अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया। पूछेगा कि कौन सा देश जो है ना, मेटा, वही फेसबुक वाला पे, ठीक है, फेसबुक को ही मेटा बोल रहा है। तो यहाँ पे 22 करोड़ का जो अमेरिकी डॉलर लगाने वाला देश कौन है? नाइजीरिया। ये मान लीजिए अफ्रीका है, तो वेस्टर्न कंट्री है ये। नाइजीरिया कहाँ है? वेस्टर्न कंट्री है, ठीक है। और आपको पता ना, अफ्रीकन यूनियन न्यूज में भी है, क्योंकि ये ब्रिक्स नहीं, G20 का मेंबर बन चुका है, ठीक है। और G20 का मेंबर बन चुका है, इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है इसको मेंबर बनाने में, क्लियर है। चलिए, अब देखिए मध्य गाजा, गाजा कहाँ पे? देखिए यहाँ पे गाजा, यहाँ पे होगा, ये देखिए गाजा दिख रहा है ना, लोकेशन देखिए। गाजा जो है इजराइल का पार्ट है, ठीक है, और ये है वेस्टर्न बैंक, ये भी याद रखिएगा। ये है डेड सी, डेड सी भी देख लीजिए, यहाँ पे लोकेशन पूछता है यहाँ पे। और क्या है, हाँ, इजराइल किस किस देश के साथ सीमा साझा कर रहा है? तो इजराइल कर रहा है इजिप्ट के साथ, पहला हो गया, जॉर्डन के साथ,
मैं मैप इसलिए डाल दे रहा हूँ ना कि मैप पे से पूछता है, बोल देगा कि इजराइल किन देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आप अगर मैप देख के रखोगे ना तो आप जो है ना क्वेश्चन गेस कर लोगे कि हाँ ये तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। ठीक है, इजराइल जो है मेडिटेरियन सी देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सीरिया आप देख रहे हैं ना, और यहाँ पे ऊपर में लेबनान होता है। ठीक है, लेबनान होता है देखिए, है ना। तो 4 देशों के साथ कंट्री शेयर कर रहा है इजराइल। गाजा कहाँ पे है, ये यहाँ पे गाजा स्ट्रिप यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो मेडिटेरियन सी है, और इजराइल है, और यहाँ पे इजिप्ट है। ठीक है, और ये है डेड सी। डेड सी किन देशों का सीमा साझा कर रहा है, तो इजराइल और जॉर्डन। ये पूछा गया है कि कौन सा जो है मेडिटेरियन सी के साथ देश सीमा साझा नहीं करता है, तो मेडिटेरियन सी के साथ जो है ना जॉर्डन नहीं करता, याद रखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। चलिए, और टू स्टेट सॉल्यूशन भी याद रखिएगा। टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है, इजराइल और फिलिस्तीन। फिलिस्तीन कहाँ गया, ठीक है, फिलिस्तीन है ना, हाँ यहीं पे है। फिलिस्तीन जो है दोनों के बीच में जो मसला, जो विवाद है, उसको शांति के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। ये बीपीएससी में पूछा गया है और यूपीएससी में भी पूछा गया है। ये देखिए, हूती विद्रोह तो बहुत न्यूज में आ रहा है, क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। हूती विद्रोह यमन में एक्टिव है, और वो क्या कर रहा है, यहाँ से जो भी जहाज पार हो रहा है ना गल्फ ऑफ एडन से, उस पर हमला कर रहा है। ठीक है, तो यमन में ही हूती विद्रोही है, याद रखिएगा। और ये है सोमालिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, याद रखिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। और जो जहाज आ रहे हैं तो सोमालिया पहुंच जा रहे हैं लोग वहाँ पे, मतलब क्या करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए सोमालिया। देखिए, हूती विद्रोहियों द्वारा कथित रूप से किए गए हमले से सिंगापुर में ध्वज वाला एक जहाज जो क्षतिग्रस्त हो गया, और वो सोमालिया पहुंच गए हैं। सोमालिया में बरबेरा बंदरगाह है। यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है, बरबेरा। बोलेगा कि बरबेरा बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये है सोमालिया में। ठीक है, तो लोग यहाँ पे संरक्षण लेने के लिए जहाज यहाँ पे रुकते हैं, स्टे करते हैं। क्लियर है, चलिए। मनोज जरांग नाम याद रखिएगा, ये एक सोशल एक्टिविटी है, और मराठा आरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आरक्षण को लेकर जो हमारे संविधान में प्रावधान करता है आर्टिकल 16, याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 16 सेम आर्टिकल आ गया है, और ये सेम क्वेश्चन आ गया है। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पे। तो इतना महत्वपूर्ण फैक्ट था, और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी जो न्यूज़ थी एग्जाम के रिलेवेंट नहीं थी, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। और ये जवाहरलाल नेहरू जी का कोटेशन है कि विजय जो है ना, सक्सेस जो है ना, वो हमारे हाथ में नहीं होता, बल्कि हमारे हाथ में होता है साहस और प्रयास। अगर ये दोनों हमारे हाथ में है, इस पर अगर हम लोग काम करेंगे ना, ये ऑटोमेटिक हम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का कोटेशन है, याद रखिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा इसको। और ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।